हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था कि प्रोफेज एंड मेटाफेज स्टेज के अंदर हमें क्रोमोसोम्स इजीली स्टडी हो पाते हैं। प्रोफेज में ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे, दिस दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटिन। एंड मेटाफेज में क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है और क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, छड़ के आकार के रूप में दिखाई देंगे मेटाफेज स्टेज के अंदर। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स की जो दोनों आर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं क्रोमेटिड्स। दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स एक मिडल सेंट्रल पार्ट पे अटैच होते हैं, सेंट्रल रीजन, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर पे दोनों इसके क्रोमेटिड्स अटैच हो जाएंगे। बेसिकली क्रोमेटिड्स का सरफेस स्मूथ होता है, लेकिन इसके अंदर कई जगह पे हमें इरेगुलर इंटरवल्स पे कुछ स्मॉल डेंस एरिया दिखाई देते हैं। तो क्योंकि वो क्रोमेटिड के अंदर है, उसे क्रोमोमियर्स बोला जाता है। क्रोमोसोम्स के बेसिकली कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ पेलिकल। पेलिकल क्रोमोसोम्स के चारों तरफ की एक मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एक होमोजीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। कई ऐसी रिसर्च अभी प्रूव करती हैं कि क्रोमोसोम्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई डेफिनेट पेलिकल इसके चारों तरफ प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड पार्ट इज़ मैट्रिक्स। क्रोमोसोम्स की पेलिकल के अंदर एक होमोजीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिन्हें कि एसिडिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ आरएनए एंड ट्रेसेस ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैट्रिक्स और ये पेलिकल, ये दोनों मिला के ही क्रोमोसोम्स का नॉन जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करेंगे। और मैट्रिक्स जो है वो डाई से स्टेन नहीं होता, इसलिए अभी तक इसका कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन नॉन नहीं है। थर्ड पार्ट इज़ सेंट्रोमियर। इसका दूसरा नाम है काइनेटोकोर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्रोमेटिड के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड्स जो हैं, ये एक क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट पे अटैच होती हैं। दिस सेंट्रल पार्ट इज़ कॉल्ड एज ए सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली एक सेंट्रोमियर होता है, उसे मोनोसेंट्रिया कहते हैं। लेकिन कई क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि मेज़ के अंदर डाइसेंट्रिक, या ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम इन केस ऑफ पैरास्केरिया। एंड कई बार सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम्स की कंप्लीट लेंथ के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे के अंदर जो है सेंट्रोमियर भी अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होएगा। ऐसे सेंट्रोमियर को डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर बोला जाता है। ये आपको कुछ एनिमल्स जैसे कि हेमिटेरेंस और होमोटेरेंस इंसेक्टा के अंदर देखने को मिलेगा, डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। कई बारी क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट टूट जाता है और जो टूटा हुआ पार्ट है उसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता। तो क्रोमोसोम्स के जिस भी पार्ट के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे क्रोमोसोम को हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कह देते हैं। एसेंट्रिक मीन्स विदाउट सेंट्रोमियर। ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता वो सेल डिवीज़न में भाग नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते। वो उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स के साथ वो अटैच नहीं होते, इसलिए सेल डिवीज़न भी नहीं होगी। तो एक तरीके से अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर लॉस हो जाता है तो लॉस ऑफ सेंट्रोमियर लिथलिटी को कॉज करेगा, वो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी और वो डेड हो जाएगी। रेशियो ऑफ लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आर्म रेशियो कहलाता है। जैसे हमने पहले बताया था, छोटी आर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दोनों आर्म्स इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। अनइक्वल आर्म्स होती हैं तो छोटी आर्म पी कहलाती है और बड़ी आर्म क्यू कहलाती है। तो इस तरीके से लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म का रेशो जो है वो आर्म रेशो कहलाएगा। अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर ये अलग अलग होगा, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है। मेटासेंट्रिक के अंदर जिसमें मिडल पोजीशन पे सेंट्रोमियर होगा उसमें 1 से लेके 1.7 तक होगा, जबकि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर इसका रेशो 1.7 से 3 तक होगा। और सब टेलोमेरिक रीजन मीन्स टेल एंड से स्लाइटली अवे।
वहाँ पे इसका रेशो 3:7 होगा, और अगर रेशो जो है ग्रेटर देन 7 है देन इट इज़ एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोमियर जो है बेसिकली एक गोल आकार का नॉन स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, नॉन स्टेनेबल स्ट्रक्चर होगा। नॉन स्टेनेबल किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं क्रोमेटिन के वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, लेस कॉइल्ड होंगे, और इस तरीके से वहाँ पर आपको एक क्लियर जोन देखने को मिलेगा। बेसिकली सेंट्रोमियर को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और ये आउटर, मिडल और इनर कहलाते हैं। आउटर रीजन जो है वो स्लाइटली डेंस लेयर के रूप में प्रेजेंट होगा, जबकि इनर लेयर जो है उसके अंदर कंप्यूटेड क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, एंड मिडल पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इस तरीके से लेयर्ड सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होते। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम शोइंग द सेंट्रोमियर। ये देखिए मिडल के अंदर सेंट्रोमियर पार्ट दिखा रखा है, इसके अंदर आउटर, मिडल एंड इनर पार्ट है, और ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखा रखी हैं। इस सिस्टर क्रोमेटिड्स के दोनों आर्म्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं ऐसे, और आपस में दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, हर एक सेंट्रोमियर के आसपास 2 डिस्कॉइडल एरियाज होते हैं इसके दोनों तरफ, जैसे ये ब्लैक स्पॉट्स के रूप में दिखा रखे हैं। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को काइनेटोकोर कहा जाता है। एक काइनेटोकोर के ऊपर एक क्रोमेटिड आर्म्स जो है वो अटैच हो जाती है। बेसिकली ये काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है? ये स्पिंडल फाइबर्स को अटैच कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, और सेल डिवीज़न के दौरान हेल्प कराते हैं। काइनेटोकोर्स क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर्स जब बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर की डिस्क के ऊपर अटैच हो जाएंगे, और फर्दर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में हेल्प कराएंगे, और इस तरीके से जो है वो सेल डिवाइड करती है। सेंट्रोमियर जो है वो नॉन लोकलाइज्ड होते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स इस पे अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे हमने पहले बात की थी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर कहलाती है। इसके अलावा भी क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ और अलग से एक पार्ट्स आपको ऑब्जर्व होंगे, इन्हें हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और कई बार नोर रीजन को फॉर्म करती हैं। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस आर्म्स के डिस्टल एंड पे, यानी कि सेंट्रोमियर से अवे रीजन पर फॉर्म होंगी, और कई बार इनमें से डीएनए जो है वो एक बल्ब के आकार का स्ट्रक्चर ले लेगा। इस बल्ब जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर को ट्रेबुलेंट या सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ एक धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन के साथ अटैच होते हैं। इस तरीके के सैटेलाइट छोटे और बड़े दोनों आकार में पाए जा सकते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सैटेलाइट रीजन होता है उन्हें सेट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर जो है 5 पेयर्स ऑफ सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके नाम है 13, 14, 15 एंड 21 एंड 22 पेयर्स। ये क्रोमोसोम्स जो हैं एक्सट्रीमली पोलैरिटी शो करते हैं, यानी कि इसी टेलोमेरिक रीजन की पोलैरिटी की वजह से जो है सेल डिवीज़न के दौरान जब क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड होते हैं सेल के अंदर, तो दूसरे क्रोमोसोम्स इनसे एंड टू एंड फ्यूज़न नहीं ले सकते। इस तरह ये क्रोमोसोमल्स के पार्ट्स जो इनका एंड पार्ट होता है उसको टेलोमर्स कहा जाता है। तो टेलोमेरिक रीजन जो है वो एक्सट्रीम पोलैरिटी शो करता है, जो कि इसके स्टिकिंग को प्रिवेंट करती है, ताकि क्रोमोसोम्स दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जो है वो स्टिक ना हो जाए। नेक्स्ट इज़ जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है, बेसिकली ये न्यूक्लियस को फॉर्म कराने में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कैसे? जहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। यहीं पर ही नोर रीजन फॉर्म होता है। व्हाट इज़ नोर रीजन? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये जो रीजन होगा नोर रीजन, यहाँ पर डीएनए जो है क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो अनकॉइल्ड होगा और न्यूक्लियोलस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और ये लाइटली स्टेन्ड होता है क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमेटिन है वो अनकॉइल्ड प्रेजेंट होगा, और ये पोस्ट माइटोटिक रिकंस्ट्रक्शन फेज के दौरान न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन कराता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो ऑलमोस्ट 0.3%
टोटल न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट होता है, और ऐसे क्रोमोसोम्स जिसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज टीलोमर्स। टीलोमर्स मीन्स टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब कोई भी क्रोमोसोम्स अगर ब्रेक डाउन हो जाता है अपने ओरिजिनल मेन अपने पार्ट से, तो वो बाकी अदर क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाता। ये टर्म जो है म्यूलर ने दी थी। और अगर कोई क्रोमोसोम्स किसी भी कारण से अगर किसी क्रोमोसोम्स की ब्रेक डाउन हो जाती है तो जो फ्रेगमेंट है वो सेल डिवीज़न के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोमियर नहीं है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिसके अंदर सेंट्रोमियर नहीं है और वो टीलोमरिक एंड से टूट गए हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी जो है वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस टीलोमर्स गेट्स अटैच्ड टू द सेंट्रियोल। कई बारी जैसे मियोसिस प्रोसेस हो रही है उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स का टर्मिनल एंड यानी कि इनके टीलोमर्स जो हैं वो सेंट्रियोल के साथ अटैच हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो है इनकी लोकेशन प्रेजेंट होएगी। तो इस टाइप की कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम्स का टीलोमरिक एंड सेंट्रियोल के साथ अटैच है उस अरेंजमेंट को जो है बुकेट स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है, अगर हम क्रोमोसोम को किसी पेप्सिन या किसी ट्रिप्सिन इंजाइम से डिग्रेड करा दें तो ये इंजाइम्स इसकी सारी की सारी प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देंगे। तो क्रोमेटिड जो है उसके अंदर आपको दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। मीन्स क्रोमोसोम्स की ईच आर्म इज कॉल्ड एज, इसकी दो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की, उन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड को आप फर्दर अगर इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो हमें दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो वो क्रोमेटिड्स के सब पार्ट्स होते हैं एंड दीज सब पार्ट आर कॉल्ड एज सब क्रोमेटिड्स। ये सब क्रोमेटिड्स एक्चुअल में क्रोमोनिमेटा नाम के स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। इस डायग्राम में आगे देखने को मिल जाएगा आपको। ये क्रोमोनिमेटा टर्म जो है विट्ज़ोस्की ने दी थी। ये क्रोमोनिमेटा इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं और वो आपस में ट्विस्टेड और इंटेंगल्ड वे में प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ये देखिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। और ये जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ पर नो रीजन फॉर्म होता है। इसके अलावा भी टर्मिनल एंड के ऊपर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, नोब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट एंड द क्रोमोसोम्स विच बियर दिस सैटेलाइट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सेट क्रोमोसोम्स। ये देखिए इस तरीके से ये फिगर दिखा रखी है डायग्राम फिगर 7 के अंदर बी। इसमें देखिए जो क्रोमेटिड आर्म्स है वो भी फर्दर 2 टाइप्स के क्रोमोनिमेटा इनकी हर एक आर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोनिमेटा बेसिकली 2 टाइप्स की कॉइलिंग शो करेंगे। फर्स्ट इज पैरानिमेटिक कॉइलिंग एंड सेकंड इज प्लेक्टोनिमेटिक कॉइलिंग। पैरानिमेटिक कॉइलिंग जो होती है इसके अंदर जो क्रोमेटोनिमेटा है वो ऑलमोस्ट पैरेलली होती है और इस टाइप की कॉइलिंग जो है मियोसिस के दौरान देखने को मिलती है। इसमें फाइब्रिल्स जो हैं वो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, जबकि प्लेक्टोनिमेटिक के अंदर दोनों के दोनों जो फाइब्रिल्स हैं वो इंटरवाइंड आपस में गुथे हुए होंगे एंड दे आर सो इंटरवोवन और इतने क्लोजली पैक होंगे कि उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। और इस तरीके की प्लेक्टोनिमेटिक कॉइलिंग जो है माइटोसिस के दौरान देखने को मिलती है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोनिमल फाइबर्स किस तरीके से अरेंज है इसके बेसिस पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, वो इस तरीके से हैं। पहला आता है डू-प्रॉज फोल्डेड फाइबर मॉडल। ये 1965 और 66 में दिया गया था। इसके अंदर क्या बताया गया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस चेन ऑफ डीएनए के बने हुए हैं। इसके अंदर डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स के रूप में प्रेजेंट होता है और स्पाइरली पैक्ड होता है प्रोटीन्स के साथ। और इस तरीके से ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक ए फाइबर के रूप में प्रेजेंट होएगा। ए फाइबर बोलेंगे इसे, ठीक है। और इस ए फाइबर का जो डायामीटर होगा वो होगा 80 से लेके 100 एंगस्ट्रम तक। और इसके अंदर इस हेलिक्स के अंदर जो है डीएनए एंड प्रोटीन्स पैक होते हैं और उनका रेशियो होता है 6:1 मीन्स डीएनए टू
protein ratio is 6:1 in A fiber, which was formed by the double helical structure of DNA and protein. Further, जो टाइप ए फाइबर होंगे वो भी अलग से कॉइलिंग ले लेते हैं और उनकी कॉइलिंग को जो है टाइप बी फाइबर कहा जाएगा और उस टाइम पे उनका डायमीटर होगा 200 से लेके 250 एंगस्ट्रम तक और इसके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन का रेशो जो है वो होगा दिस वन। यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर के पार्ट पे अटैच कर जाएंगे एंड दिस इस तरीके से फाइबर ए बनेगा बाय द हेलिकल कॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट्स प्रोटीन्स और उसके बाद ये जो है एक बी फाइबर बनाते हैं जिसके अंदर फर्दर जो है क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स वो प्रेजेंट होते हैं कॉइलिंग के रूप में एंड यहाँ पे बी फाइबर जो है वो अनरेप्लिकेटेड फाइबर सेगमेंट को प्रेजेंट करता है। टाइप बी फाइबर जो है वो एक्सटेंसिवली फोल्डेड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स को शो करेगा। ये जो मॉडल था ये न्यूक्लियोसोम्स की डिस्कवरी से पहले दिया गया था। इसके अंदर ये बताया गया था कि डीएनए जो है वो एक लूप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके जो है हिस्टोन प्रेजेंट होती है इसके चारों तरफ। ये मॉडल जो है न्यूक्लियोसोम्स की डिस्कवरी से पहले बताया गया था लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि डीएनए जो है वो खुद एक लूप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ जो है लिपटा हुआ होता है और न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। इस मॉडल को कुछ चैलेंजेस मिले, कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हुए। पहली बात तो ये कि ये लीनियर पोजीशन ऑफ जीन्स कैसे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये मॉडल ये जो है कॉइलिंग शो करता था, ठीक है। तो ये बात नहीं बता पाया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो है एक लीनियर वे में कैसे लगे होते हैं। ये जो है बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी नहीं बता पाया। ये भी नहीं बता पाया कि न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और जब न्यूक्लियोसोम्स की डिस्कवरी हुई तो ये मॉडल फेल हो गया। इसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि किस तरीके से कांस्टेंट एंड सीक्वेंशियल अरेंजमेंट्स होती है क्रोमोसोम्स की, किस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शंस आती हैं, किस तरीके से जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कई जगह पर ये मॉडल जो है अपनी लिमिटेशंस शो कर गया। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड मॉडल। ये मॉडल जो है वो फिंच एंड क्लंग ने दिया था और इसके अंदर ये बताया गया कि डीएनए जो है वो कुछ बेसिक प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन प्रोटीन्स उनके साथ अरेंज होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं एक मोती की तरह एक बीडेड अपीयरेंस शो करेंगी जिसके ऊपर डीएनए जो है एक स्ट्रिंग की तरह लिपटा हुआ होगा। तो इस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग की अपीयरेंस मिलती है। ये बीड्स जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप में ये एक न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करते हैं और इसके ऊपर जो है डीएनए जो है हाईली कॉइलिंग्स शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द डेंगलर स्ट्रिंग मॉडल। इस डेंगलर स्ट्रिंग मॉडल के अंदर ये प्रपोज किया गया कि डीएनए जो है एक स्ट्रिंग के रूप में प्रेजेंट होगा और वो जो है बहुत सारे कॉम्पैक्ट डेंगलर्स के साथ अटैच होता है, बाउंडेड पॉइंट्स के साथ अटैच होएगा। इसके अंदर एक कोर कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होएंगी और डीएनए जो है वो जो है बहुत सारी लेटरल लूप्स शो करेगा। ये लेटरल लूप्स जो हैं बेसिकली एसिडिक प्रोटीन्स या कोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाई जाती हैं। ये लेटरल प्रोटीन्स जो है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। ईच लेटरल लूप बेसिकली रिप्रेजेंट्स क्रोमेटिन विद थिकनेस ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर्स। यहाँ पे जितनी भी लूप्स जो थी वो 30 नैनोमीटर की यू कैन से एक विड्थ शो कर रही थी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन्स जो है वो बेसिकली एक पार्ट है जहाँ पर जो है रिपीटेड पैटर्न शो होता है न्यूक्लियोसोम्स का। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जैसे कि हम फिगर नंबर 11 में देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए आपको स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे जैसे माला के मोती होते हैं। इस तरीके से जो रिपीटेड आपको जो डार्क बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं इसके अंदर स्टेन्ड बीड्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं?
इसके अंदर डीएनए एंड हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड के रूप में प्रेजेंट होगा। इसको पैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स, और उसके पैकिंग के बाद इसका डायमीटर जो है वो स्मॉलर हो जाता है। तो इस तरीके से पैकिंग की फंडामेंटल यूनिट को, डीएनए की पैकिंग की फंडामेंटल यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, एक न्यूक्लियोसोम जो है वो एक माला के मोती की तरह, बीड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर डीएनए की 2 टर्न्स आती हैं, मींस 2 टर्न्स ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में एक स्पेसर डीएनए प्रेजेंट होता है, और स्पेसर डीएनए या फिर लिंकर डीएनए भी आप इसे कह सकते हैं। जहाँ पर ये जो 2 टर्न्स होती हैं डीएनए की, न्यूक्लियोसोम के ऊपर जितना भी ये जो डीएनए लिपटा हुआ है एक टर्न के रूप में, इसके अंदर 140 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। मींस जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, दीज आर द 4 पार्टिकल्स। ये डबलिंग में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इन सभी की पेयरिंग होके इस तरीके से 8 हिस्टोन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम जो है वो एक ओक्टामर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये जो न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं ये क्रोमेटिन पैकिंग की प्राइमरी बेसिक फॉर्म है, और इस तरीके से 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर्स का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। इसके अंदर डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होएगा। यहाँ देखिए, अगर हम डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं तो इसकी कंप्लीट जो लेंथ होएगी ये 2 नैनोमीटर है, और जो न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आता है तो ये पूरा जो है वो 11 नैनोमीटर की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयर्स होंगी, यानी कि डीएनए दैट इज रैप्ड ऑन न्यूक्लियोसोम्स। नाउ न्यूक्लियोसोम्स जो है वो एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग की अपीयरेंस शो करते हैं। ये न्यूक्लियोसोम्स जो है डिस्क लाइक पार्टिकल्स होते हैं, और 11 नैनोमीटर इनके डायमेंशंस होती है। हर एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन्हें ऑक्टामर्स कहा जाता है, और ये हाईली कंजर्व्ड न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। H1 इसके अंदर नहीं होता, H1 जो है वो लिंकर रीजन में प्रेजेंट होएगा। यहाँ पे H2A, H2B, H3 एंड H4 प्रेजेंट होंगे ऑक्टामर के अंदर, ईच विद इन नंबर ऑफ 2। ये हिस्टोन ऑक्टामर्स जो है वो न्यू बॉडी भी कहलाता है। इस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला अनचार्ज्ड हाइड्रोफोबिक रीजन और दूसरा चार्ज्ड रीजन हैविंग बेसिक अमीनो एसिड्स। इसके ऊपर डीएनए जो है वो कॉइलिंग ले लेगा सुपर हेलिकल के फॉर्म में, और कंप्लीटली 2 टर्न्स नहीं होते, बेसिकली 1.75 टर्न होते हैं, मींस एक टर्न कंप्लीट, और जो सेकंड टर्न होता है वो पार्शली इनकम्प्लीट होता है। इस तरीके से डीएनए एक कंटिन्यूस थ्रेड के रूप में न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर कॉइलिंग ले लेता है, और एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होएगा इसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए के अंदर 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, जबकि 1.75 टर्न्स जो पर न्यूक्लियोसोम है वहाँ पर 140 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक टोटल 200 बेस पेयर्स अरेंज हुए होते हैं। पी ऑडेट थे जिन्होंने न्यूक्लियोसोम्स की टर्म दी थी, और उन्होंने बताया था कि ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं। एंड न्यूक्लियोसोम क्या होता है, बेसिकली एक 12.5 नैनोमीटर डायमेंशंस का स्ट्रक्चर होगा जिस पे 200 बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे H2A, H2B, H3 एंड H4। इन हर एक चारों के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है रिमेन करने के लिए, हिस्टोन 1 जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट एट लिंकर डीएनए। ये इस ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, ये लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है, और ये हाईली टिश्यू स्पेसिफिक एंड हाईली डाइवर्स्ड फॉर्म में पाया जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो है क्रोमोसोम्स एक कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं टू जनरेशन्स के बीच में, बिकॉज ये जीन्स के कैरियर होते हैं। ये बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, और ये जो है स्पेसिफिक एंड प्रोफाउंड इफ़ेक्ट शो करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और क्रोमोसोम्स जो है वो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं, वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं, और ये जो है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट लाने में सहायक हैं।